हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKS ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए, NCERT क्लास 10th के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 1 है साइंस का, ठीक है ना। और ये केमिस्ट्री का भी चैप्टर नंबर 1 है। तो देखिए, हम लोगों ने केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है ना। तो अगर आपको दूसरे वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, उससे पहले आप एक और बात जान लीजिए। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे ना, तो आपको फ्यूचर में कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। एकदम आपके सारे डाउट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो मेरे पढ़ाने का थोड़ा तरीका है वो अलग है। मैंने सारे नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है ना। और नोट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, और इसी के साथ साथ आपको हैंड रिटेन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे अपने आप, ठीक है। तो आपको नोट्स के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। तो सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है ना, पदार्थ कहने का मतलब है कि वो पदार्थ जो है ना वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। तो आपको तत्व यौगिक पता होगा, जैसे कि हाइड्रोजन तत्व हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो गया, ठीक है ना। तो तत्व या यौगिक, इन दोनों के मिले जुले को हम लोग पदार्थ बोलते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एक या एक से नए, ठीक है, गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए क्या है कि जो मैग्नीशियम है ना, जब उसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। और वैसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, ठीक है ना। तो मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब दो पदार्थ मिलेगा, एक या एक से अधिक भी निर्माण करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया से होने वाले परिवर्तन, ठीक है ना। कि जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ परिवर्तन भी होता होगा, कुछ चेंजेस भी आता होगा, ठीक है ना। तो चलिए उन्हीं चेंजेस, उन्हीं परिवर्तनों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है रंग तथा गंध में परिवर्तन। रंग तथा गंध में परिवर्तन, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो रंग और गंध इन सभी में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। रंग और गंध में परिवर्तन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि अवस्था में परिवर्तन, मतलब कि अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए, जैसे कि ये है कार्बन आपका, ठीक है ना, क्या है? गैस है। ऑक्सीजन गैस है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है, लेकिन यहाँ पे तो गैस बनाया है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बनाया है? गैस बनाया है। तो यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस होता है, लेकिन HCl जो अम्ल होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है ना। और वैसे एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि H2+O2 क्या बनाता है? H2O। तो आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन H2O तो जल होता है ना, ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट है तापमान में परिवर्तन, ठीक है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, तो तापमान में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। और चौथा है गैस का उत्सर्जन, ठीक है ना। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उससे गैस भी बाहर निकलता है। ये हम लोग अभी वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं इन सभी के बारे में डिटेल में, तो आप सिर्फ इतना आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना, कि हाँ, गैस का परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, और रंग तथा गंध में परिवर्तन होता है। अब देखिए, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो नंबर 1 है जंग लगना। आप देखे होइएगा कि जो फेरस होता है ना, उसको हम लोग लंबे समय तक ऑक्सीजन की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वो फेरस ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। क्या बनाता है? फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है ना। तो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। भोजन का पचना, ठीक है ना, भोजन का पचना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। शोषण भी एक रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में हम लोग वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिए लास्ट नंबर है दही का जमना। तो दही का जमना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें लैक्टिक अम्ल है ना,
दही के साथ अभिक्रिया करके उसको मतलब कि दूध के साथ अभिक्रिया करके उसको दही में परिवर्तित कर देता है, उसके पीएच मान में परिवर्तन करके। तो पीएच के बारे में हमें सेकंड चैप्टर में पढ़ना है, अम्ल क्षारक तथा लवण में, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आपको, आप सीरीज से वीडियो देखिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए दही का जमना। अब चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। सो गाइस देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभिकारक, ठीक है ना। अभिकारक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उसके बाद है उत्पाद या प्रतिफल। उत्पाद या प्रतिफल, तो उत्पाद या प्रतिफल ऐसे पदार्थ है जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं। मतलब जब अभिक्रिया हो जाता है तब इनका निर्माण होता है, जो उत्पाद होते हैं। चलिए इन दोनों को एग्जाम्पल से समझेंगे इकट्ठे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिया Mg प्लस में O2, ये बनाएगा MgO, ठीक है ना। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्शन कराया तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो देखिए इसमें ये जो है ना, ये जो है ये दोनों है आपके अभिकारक, ठीक है ना, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये आपके अभिकारक है। और ये क्या है, ये है आपका उत्पाद, है ना, ये है आपका उत्पाद, ठीक है, क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बन रहा है। समझ रहे हो ना। जैसे कि अगर एक और एग्जांपल ले लें कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें आपका ये वाला उत्पाद हो जाएगा और ये दोनों आपके अभिकारक हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना। अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और प्रतिफल या उत्पाद ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं, अभिक्रिया के फल स्वरूप बनते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या है, तो सबसे पहले देखिए अभिक्रिया कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन तथा प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या बनाता है, जल बनाता है ना। तो अब देखिए इसमें हम लोग को कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है ना, कितना ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। हाइड्रोजन लिखना पड़ रहा है, जल लिखना पड़ रहा है, ऑक्सीजन लिखना पड़ रहा है। तो वही क्या हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्या इसको हम संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को हम लोग कहते हैं कि संक्षिप्त रूप में, किसी भी अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में, संकेत के रूप में, सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, आपके मतलब की डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके पदार्थ हो, तत्व या यौगिक हो, मैंने बताया था कि पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं, के संकेत हो, उनके संकेत। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन है तो उसका हम लोग संकेत O यूज करेंगे, हाइड्रोजन है तो H यूज करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे ही उनके संकेतों एवं सूत्रों, ठीक है। तो अगर किसी यौगिक का दिखाना हो, जैसे कि जल का दिखाना है, तो हम लोग सूत्र इसका उपयोग करेंगे। सूत्रों का उपयोग करके संक्षिप्त निरूपण, यानी कि उसको छोटा कर दिया जाएगा। जैसे कि ये इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है तो इसको हम लोग छोटा करके लिख देंगे। तो संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो संक्षिप्त निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। इसमें हम पदार्थों के भौतिक अवस्था को भी दर्शा सकते हैं। तो इसमें हम लोग ये भी दर्शा सकते हैं कि पदार्थ कौन से अवस्था में है, कि लिक्विड में है, ठीक है ना, लिक्विड में है कि गैस में है, सॉलिड में है। सॉलिड के लिए S यूज करेंगे, गैस के लिए G यूज करेंगे, और लिक्विड के लिए जब जलीय विलयन होता है ना तो उसके लिए AQ, एक्वा सॉल्यूशन यूज करते हैं, ठीक है ना, AQ। तो चलिए जैसे कि देखें हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं रासायनिक समीकरण का, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए ये है H, तो H2 लेंगे, गैस है हमारा, प्लस O2 बनाएगा H2O। तो ये पूरा तरह से समीकरण नहीं है क्योंकि इसमें हमें भौतिक अवस्था भी दर्शानी है। तो ये हमारा गैस होता है, ये हमारा गैस होता है, लेकिन जल हमारा लिक्विड होता है। तो इसमें हम लोगों ने भौतिक अवस्था को भी दर्शा दिया। अब दूसरा एक एग्जांपल ले लेंगे, जैसे कि मैग्नीशियम Mg सॉलिड होता है, ठीक है, प्लस में ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये गैस होता है, बनाता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका क्या होता है, ये आपका सॉलिड होता है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, ठीक है ना, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मजे मजे में। यार वीडियो को लाइक करते चलो। नेक्स्ट है आपका कंकाली समीकरण, ठीक है ना। क्या है, कंकाली समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। किसको कहते हैं,
असंतुलित रासायनिक समीकरण को, ठीक है ना, यहाँ पे को लिख लीजिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाली। अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कि कंकाली समीकरण किसको कहते हैं, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने लिखा Mg+O2 बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखिए इधर O दो गो है, Mg एक गो है, लेकिन Mg इधर एक गो है, लेकिन देखिए यहाँ पे O इधर दो गो है, O इधर इसमें एक गो है, इधर LHS में O दो गो है, RHS में एक गो है, ठीक है। अभिकारक समय O दो गो है और उत्पाद में एक गो है, तो इसी को हम लोग कहते हैं कंकाली समीकरण, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कंकाली समीकरण कहते हैं और इसको हमें संतुलित करके लिखना होता है, ठीक है ना। जैसे कि इधर दो है तो इधर भी दो करना होता है। तो अब देखिए, तो उसके बाद आपका आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें तत्वों और यौगिकों, है ना, तीर के निशान के दोनों तरफ परमाणु की संख्या समान रहती है। मतलब कि जैसे कि Mg है प्लस O2 है, तीर का निशान हुआ तो MgO हो गया। अब देखिए इसमें तो समान नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये समान हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें 2 mg O2, अब देखिए 2 इंटू O कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब तो ये समान हो गया, तो अब ये तो संतुलित हो चुका है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वैसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं कि जिसमें तत्वों के परमाणुओं की संख्या, तीर के दोनों तरफ के तत्वों और यौगिकों के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। समझ रहे हो ना, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो चलिए, ये तो मुझे आता है तो मैंने इसको संतुलित कर दिया, लेकिन अब आपको तो नहीं आता होगा, आपको तो सीखना है। तो चलिए मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, NaCl प्लस AgNO3 बनाता है AgCl प्लस NaNO3, ठीक है ना। तो हमें इन सभी को संतुलित करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग फैमिली ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। किस ट्रिक से? फैमिली ट्रिक से। देखिए इसको मैं एक फैमिली मान लूँ, इसको मैं एक फैमिली मान लूँ, इसको मैं एक फैमिली मान लूँ, इसको मैं एक फैमिली मान लूँ। तो अब इसमें जितने भी तत्व हैं, इसमें जितने भी तत्व हैं, इन सभी फैमिलीज में उसको एक एक बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है ना। इसमें सोडियम क्लोराइड है, यानी कि Na है, सोडियम है और क्लोरीन है, इसको एक बॉक्स में लिख लेते हैं, ठीक है। सोडियम यहाँ पे 1 है, 1 लिख लेना है, क्लोरीन 1 है, 1 लिख लेना है। अब ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, ये यहाँ पे नीचे दे देंगे प्लस। अब इसमें सिल्वर है, सिल्वर कितना है? 1 है। और नाइट्रेट कितना है? NO3 कितना है आपका? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे NO3 है आपका, इसको ठीक है नाइट्रोजन को अलग लिख लेंगे, और O ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है ना। और नाइट्रोजन आपका यहाँ पे 1 है, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको फैमिली बना लीजिए। अब देखिए तीर के निशान की उस तरफ की फैमिली, ये सिल्वर क्लोराइड है, AgCl, Ag 1 है, Cl भी 1 है, फैमिली बंद कर देंगे, ठीक है। अब NaNO3, Na है 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है, सोडियम 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन आपका 3 है, ठीक है ना। तो देखिए, है ना। अब देखिए Ag यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, O3 है यहाँ पे देखिए O3 है, N1 है यहाँ पे N1 है, यानी कि नाइट्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, सोडियम 1 है। तो ये तो आपका पहले से संतुलित है, ठीक है ना। तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण है तो उसको तो आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, देख लेंगे हम, मिला लेंगे। देखिए इधर सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है, सिल्वर 1 है, सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 है। तो ये तो आपका पहले से संतुलित है। तो चलिए अब जो संतुलित नहीं है ना, अब उसको संतुलित करेंगे, ठीक है ना। ये तो बस आपको समझाने के लिए एक मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण दिया था, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन फिर से लिखता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी कि BaCl2 प्लस H2SO4 बनाता है अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस HCl, ठीक है। तो अब सभी फैमिलीज को हम लोग एक जगह लिखेंगे, ये फैमिली, एक फैमिली, एक फैमिली और ये एक फैमिली। तो सबसे पहले फैमिली के मेंबर्स को लिखेंगे। यहाँ पे देखिए बेरियम कितना है? 1 है, क्लोरीन कितना है? 2 है ना। फैमिली को बंद कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना है?
यहाँ पे 2 है। एस कितना है, यानी कि सल्फर कितना है आपको, यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है आपका 4 है। इन सभी को बंद कर लेंगे। अब देखिए अभिक्रिया हुआ तो बनाया। बेरियम कितना है यहाँ पे 1 है। सल्फर कितना है यहाँ पे 1 है। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है ना। इसको भी बंद कर लेंगे। एच में इधर एच कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है। क्लोरीन 1 है, ठीक है ना। तो अब देखिए ये हो गया 1। अब हम लोग मैच करेंगे। देखिए यहाँ पे बेरियम 1 है, बेरियम 1 है। सल्फर 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 1 ही है। हाइड्रोजन कितना है 1 है। तो अब तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तो ये गुने 2 बराबर हाइड्रोजन 2 हो गया, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे करते तो ये पूरा फैमिली है। यहाँ पे हम लोग करने का मतलब कि क्लोरीन में भी गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि क्लोरीन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। अब देखिए क्लोरीन कब लाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो मैच हो गया। अब क्लोरीन और क्लोरीन भी देखिए मैच हो गया, ठीक है, अपने आप से। तो अब ये हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण संतुलित हो चुका है। तो चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। वो थोड़ा टफ लूँगा। तो चलिए इसमें भी हम लोग फैमिली बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हमारा एक फैमिली, ये हमारा एक फैमिली, एक फैमिली, ये एक फैमिली। अब इन सभी को बॉक्सेस में बंद करना है हमें, ठीक है ना। और हाँ, अगर हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं ना तो हम लोग को साइड में गुना करना था, यानी पूरे फैमिली में एक बार ही गुना करना पड़ता है। हम लोग यहाँ इन सभी में गुना नहीं कर सकते, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। और हाँ, एक बात याद रखना कि संतुलित रासायनिक समीकरण आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। आपको 2 इक्वेशन देगा संतुलित करने के लिए और 2 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो चलिए फैमिली बनाते। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है ना, 1 है। हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है 3 है। ये हो गया, फैमिली बंद कर देते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम कितना है हमारे पास, प्लस में कैल्शियम कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए OH का होल 2 मतलब क्या है कि यहाँ O भी 2 है, H भी 2 है, यानी कि O बराबर 2, H बराबर 2। ये भी ब्रैकेट में बंद हो गया, है ना। अब इधर चले आते हैं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम कितना है 1 है। अब देखिए NO3 का होल 2, यानी कि पहले से N कितना है 1 है। अब 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 2। अब O यहाँ पे 3 है, 3 इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है कि नहीं, ऑक्सीजन 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको भी बंद कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे H है हमारे पास 2, ऑक्सीजन है यहाँ पे 1। अब इसको बंद कर लेते हैं। देखिए अब हर जगह अब हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं कि बैलेंस है कि नहीं। देखिए यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है। अब देखिए यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 5 है ऑक्सीजन, लेकिन इधर देखिए इधर 6 है, 1 7 है। तो ये तो अभी इवन नंबर में नहीं है, ये ऑड नंबर में, यानी कि विषम संख्याओं में है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सम बनाएंगे, ठीक है। ये 1 है ना, इसमें से 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते ये 2 हो जाएगा, है ना, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पास कितना हो गया, तो देखिए तो ये हमारा 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2। अब ये 2 था ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए तो अब इधर 2 को ऑक्सीजन, ये 6 8 को ऑक्सीजन हो गया। इधर ऑक्सीजन कितना है 2 को यहाँ पे है, 3 को यहाँ पे है, 5 को है। अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये गुने 2 बराबर 6 हो जाएगा, है ना। तो ये 6 हो गया, ये 2 8 हो गया, इधर 2 और 6 8, यानी कि अब तो ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, है ना, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो बराबर 2 हो जाएगा। इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से तो बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर हाइड्रोजन 2 है और 2 4 है, तो इधर भी हाइड्रोजन देखिए 4 है, होया कि नहीं, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 और 2 4, ठीक है ना। इधर देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 बराबर है, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन तो हम लोग बराबर कर चुके हैं। देखिए हाइड्रोजन इतना, हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। अब नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी नाइट्रोजन 2 है, तो ये हमारा संतुलित हो गया है समीकरण। तो हम लोग ने कहाँ मल्टीप्लाई किया है, इसमें 2 से, यानी कि H2O वाले फैमिली में 2 से मल्टीप्लाई किया है, और इसमें 2 से, यानी कि HNO3 वाले फैमिली में 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो इस प्रकार से हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है और हमने सीख लिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो ठीक है, अब चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ने वाले हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के टोटल है ना 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं तो आप बोलिएगा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और पांचवा है उपचयन या अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तो इन पांचों अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी 2 अभिक्रियाएं और होती हैं। उष्मा के आधार पे होती हैं 2 अभिक्रियाएं। तो एक होता है आपका उष्माक्षेपी, ठीक है ना, उष्माक्षेपी, ठीक है। और दूसरा होता है आपका उष्माशोषी, है ना, उष्माशोषी, ठीक है। तो 2 अभिक्रिया और भी होते हैं, तो इन सभी को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला अभिक्रिया पढ़ लेते हैं जो कि है आपका संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसा होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मतलब कि ऐसा अभिक्रिया जैसे कि 2 अभिकारक होगा, जैसे कि 1 और 1 मिला के एक ही बनेगा, मतलब 1 और 2 अभिकारक हो गया और उत्पाद 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 अभिकारक और उत्पाद 1। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन संयोग करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे अभिकारक कितना है? 2 है, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। और उत्पाद कितना है आपके पास? एक ही है, सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो इसमें 2 अभिकारक मिलेगा और उत्पाद 1 बनेगा, ठीक है ना। 2 अभिकारक मिलेगा और उत्पाद 1 बनेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में 2 नंबर का कि हाँ संयोजन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए और उसके 1-2 उदाहरण दे दीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसका नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है ना। आपको 3-4 से कम उदाहरण मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है ना। आपको और ये सारे के सारे जो इक्वेशंस है ना ये आपको याद कर लेने हैं, आपके एग्जाम के लिए भी आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। कैल्शियम ऑक्साइड आपको पता है ये चूना बिना बुझा हुआ चूना है, ठीक है ना। ये इसको कली चूना भी बोलते हैं। और प्लस में H2 यानी कि हमारा जल क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी कि बुझा हुआ चूना बनाता है, बुझा हुआ चूना बनाता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है ना, जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, ठीक है ना, CaOH का होल 2, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। तो नेक्स्ट है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके ना, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है? बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया। अब इसका मतलब कि अभिक्रिया का दूसरा अभिक्रिया देखते हैं जिसको हमारा बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो चलिए दूसरा अभिक्रिया देख लेते हैं। तो दोस्तों वियोजन अभिक्रिया से पहले आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि जब संयोजन अभिक्रिया होता है ना तो उसमें उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको अभी समझाऊंगा, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि ऐसी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है ना, उष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी उष्मा निकलेगा, ठीक है ना। उत्पाद के निर्माण के साथ साथ क्या निकलेगा? उष्मा। जैसे देखिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है प्लस में हमारा जल है, तो क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ है ना उष्मा भी निकलता है, ठीक है। ये खोलने लगता है, इसमें से गर्मी निकलने लगता है, तो ये उष्मा है, ठीक है ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिलके क्या बनाया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके साथ साथ क्या रिलीज हुआ? उष्मा रिलीज हुआ। इसीलिए इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे उष्माक्षेपी अभिक्रिया? तो जी बिल्कुल बोलेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो उसका एक एग्जांपल हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उष्मा भी निकलता है। चलिए दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो श्वसन होता है ना, श्वसन आप करते हैं
मैंने आपको बताया था कि आपकी डेली लाइफ में जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उनमें से एक शोषण होता है। तो शोषण की अभिक्रिया होती है ना, शोषण की क्रिया में जो ग्लूकोज के अणु होता है C6O12 C6H12O6, जो ग्लूकोज होता है ना, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तथा जल बनाता है, और प्लस में ऊर्जा भी मुक्त होता है। ऊर्जा या ऊष्मा, जिससे हम लोग को काम करने की एनर्जी मिलती है, ऊर्जा भी मुक्त होता है, ठीक है ना। तो जो ग्लूकोज के अणु है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। इसके साथ साथ ऊर्जा भी निकलता है, ठीक है ना, ऊर्जा भी निकलता है। इसीलिए हम लोग श्वसन की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और उसके साथ साथ इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आपको टिक मार देना है जल्दी से कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करते हैं। कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर, ठीक है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करती है, ठीक है ना, या होता है, ठीक है ना। एक अभिकारक टूट के दो से अधिक उत्पादों का निर्माण होता है। इसे है ना अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये भी यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव निकल सकता है कि अपघटन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया को कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया को, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, अगर हम उसमें ऊष्मा प्रदान करेंगे, उसको गर्म करेंगे ना, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। क्या टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा। आपको याद रखना है, और ये सारे के सारे आपको जो समीकरण है ना, ये आपको याद करते चलने हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके दूसरे उदाहरण देख लेते हैं। तो दूसरा उदाहरण देख लेते हैं कि जब हम लोग फेरस सल्फेट है ना, फेरस सल्फेट या फिर आयरन सल्फेट इसको बोल सकते हैं, तो जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, सॉरी यहाँ पे उमा लिखा है ऊष्मा होगा, तो जब हम लोग इसमें ऊष्मा प्रदान करते हैं ना, तो फेरिक ऑक्साइड है ना, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है ना। क्या क्या बनाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनाता है। जब हम लोग फेरस सल्फेट में ऊष्मा प्रदान करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। 3 उत्पाद बनेंगे। देखिए मैंने बोला था कि 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन सकते हैं, ठीक है ना। 2 भी बनेगा, 2 से अधिक भी बनेगा। क्या बनेगा, 2 भी बनेगा, 2 से अधिक भी बनेगा, और इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तो आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स भी निकल के आ जाएंगे कि वियोजन को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो इसको अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बनाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। फेरस सल्फेट टूट के कौन सा गैस रिलीज होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होता है, ठीक है ना। और एक और ये भी बनता है, आपसे पूछ ले कि कौन सा यौगिक बनता है, तो आप बोलिएगा फेरिक ऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। और वियोजन अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो लिखेंगे, बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है ना, दोस्तों का भी शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए, अब जो वियोजन अभिक्रिया होते हैं ना, इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसके 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए अब उन प्रकारों को भी हम लोग पढ़ लेते हैं बारीकी से। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो यहीं वहाँ पे लिखा हुआ है। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है आपका ऊष्मीय वियोजन, तो इसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होगा, ठीक है ना। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा द्वारा वियोजन होता है, मतलब ऊष्मा द्वारा टूटा फूटी होता है, ऊष्मा किसी भी पदार्थ को तोड़ेगा, ऊष्मा किसी भी यौगिक को तोड़ेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। वियोजन अभिक्रिया तो बोलेंगे, लेकिन उसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने वही लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, उसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है ना।
तो ये आपसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि चूना पत्थर का सूत्र क्या है, तो आपको लिखना है कैल्शियम कार्बोनेट पे आपको टिक मार देना है, ठीक है ना। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग उष्मा में गर्म करेंगे तो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम, यहाँ से आपके कितने ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्टिव ये क्लियर हो जाएगा कि वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, में वियोजन किस चीज़ के द्वारा होता है, तो उष्मा द्वारा। और कैल्शियम कार्बोनेट का साधारण नाम क्या है, तो ये भी पूछा जाता है, चूना पत्थर हो जाएगा, ठीक है। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। यहाँ पे एक और है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका साधारण नाम होता है बिना बुझा हुआ चूना। लिख दें क्या, बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है ना, बिना बुझा हुआ चूना इसका साधारण नाम है, ठीक है। अब देखिए दूसरा वियोजन है कि विद्युत वियोजन। तो इसमें जो वियोजन की क्रिया होती है ना, वो विद्युत द्वारा होता है। तो जो विद्युत वियोजन है उसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विद्युत द्वारा वियोजन होता है, विद्युत द्वारा वियोजन होता है। देखिए तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि जब जल में हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ना, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो हाइड्रोजन के अणुओं में टूटेगा और ऑक्सीजन के अणुओं में टूटेगा, ठीक है ना। तो जल को हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा तोड़ेंगे, तो विद्युत वियोजन द्वारा, ठीक है ना। जल में कौन सा वियोजन होता है, तो विद्युत वियोजन होता है। अब थर्ड नंबर में है आपका प्रकाशीय वियोजन। तो देखिए सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश द्वारा भी आपका वियोजन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है सिल्वर क्लोराइड और को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ना, तो वो सिल्वर और क्लोरीन में विभक्त हो जाता है, ठीक है। सिल्वर आपका एक सॉलिड पदार्थ होता है, ये एस है, और ये जो क्लोरीन है आपका गैस में रिलीज होता है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रकाशीय वियोजन हो गया। तो मैंने वियोजन अभिक्रिया के तीनों प्रकारों को आपको समझा दिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। जैसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया हुआ था तो उसके साथ साथ कौन सा अभिक्रिया हुआ था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ था। वैसे ही जब वियोजन अभिक्रिया होता है ना, तो उसके साथ साथ एक अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलिए अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी डिटेल में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को भी। तो जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ना, वो ऊष्माक्षेपी का उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता था कि अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलता था, लेकिन ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, कि जब हम इसमें ऊष्मा डालेंगे ना तब रासायनिक अभिक्रिया होगा। क्या होगा, जब इसमें हम लोग ऊष्मा को अवशोषित कराएंगे तब रासायनिक अभिक्रिया होगा, समझ रहे हो ना। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जल्दी से। तो इसका एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हम लोग ऊष्मा प्रदान करेंगे ना, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप बोलोगे आप एक ही इक्वेशन को बार बार क्यों लिखे, तो ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा वीवीआई है, ठीक है ना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो जो आपका ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये भी आपका क्लियर हो गया है। तो अब चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर हम लोग चलते हैं, जो कि है हमारा विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ते हैं आसानी से। विस्थापन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो ये एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व है ना, वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, हटा देगा, भगा देगा और नया यौगिक बनाएगा, ठीक है ना। जैसे कि देख लेते हैं एग्जाम्पल में कि फेरस और कॉपर सल्फेट है ना, फेरस को जब हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है। जो फेरस है ना, ये कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो ये कॉपर को यहाँ से विस्थापित करके फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है ना, कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो जो सक्रियता श्रेणी है, मतलब अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, वो आपको चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें सिर्फ छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना, तो उसको जस्ट मतलब कि एक टॉपिक आप समझ के पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें डिटेल में पढ़ना है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, हम लोग का वीडियो उस पर भी आएगा, ठीक है ना। तो उस वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए फेरस प्लस कॉपर सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब दूसरा एग्जाम्पल है कि जिंक है ना, जिंक और कॉपर सल्फेट का विलयन है ना, जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो बनता है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। अब देखिए बेचारा कॉपर को फिर से जिंक हटा दिया है,
क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, ठीक है ना। तो जिंक कॉपर सल्फेट को हटा दिया है तो कॉपर विस्थापित हो गया, बेचारा अकेला हो गया, ठीक है ना। तो इसके यौगिक से हमेशा ये कॉपर को हटा दे रहा है, ठीक है ना। पहले आयरन हटा दिया यानी फेरस हटा दिया, इस बार जिंक हटा दिया। अब देखिए तीसरा नंबर है कि लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। लेड प्लस कॉपर क्लोराइड तो बनाता है लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यार ये अत्याचार हमेशा कॉपर के साथ ही क्यों हो रहा है? ये अत्याचार हमेशा कॉपर के साथ ही क्यों हो रहा है? ये बहुत कमजोर होता है, ठीक है ना। ये बहुत कमजोर तत्व है, ठीक है, इसीलिए इसको सब विस्थापित कर दे रहा है, ठीक है ना। तो लेड भी मजबूत होता है, लेड भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है कॉपर से, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट अभिक्रिया बच गया है जिसका नाम है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है, हाँ। इसके बाद अभी हमारे पास 2 अभिक्रिया है, ठीक है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को भी डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए द्विविस्थापन ऐसा अभिक्रिया जिसमें 2 यौगिक होगा, ठीक है ना, और वो अपने आयनों का, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों का, धनात्मक और ऋणात्मक आयनों का आदान प्रदान करके, ठीक है ना, आदान प्रदान करके नए यौगिकों का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है ना। तो अब आप बोलोगे कि सर कि आपने तो बोला था कि आदान प्रदान करके, लेकिन ये तो वही बाकी सब की तरह अभिक्रिया है, इसमें आयनों का आदान प्रदान हो किधर रहा है? तो देखिए बच्चों, देखिए गाइस, ये आदान प्रदान कैसे होता है ये तो आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और हाँ, ये सारे के सारे इक्वेशंस आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, सोडियम पे माइनस चार्ज होता है 1, सल्फेट पे माइनस चार्ज होता है 2, ठीक है ना। बेरियम पे होता है -2, क्लोरीन यहाँ पे प्लस का 1, तो सोडियम पे बेरियम पे +2 होता है और क्लोरीन पे -1। तो अब देखिए, तो जो बेरियम है, जो सोडियम है ना, वो क्लोरीन के साथ आयन का आदान प्रदान करके यहाँ पे बनाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। और जो बेरियम है ना, इधर जो बेरियम है वो सल्फेट के साथ आदान प्रदान करके इधर 2+ और 2- वाला बनाएगा बेरियम सल्फेट। अब ये यहाँ पे संतुलित नहीं है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्लोरीन 1 है, इधर 2 है, ठीक है ना, और इधर सोडियम 2 है, इधर 1 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इधर क्लोरीन 2, सोडियम 2 और क्लोरीन भी 2 हो गया, और इधर यहाँ पे 2 क्लोरीन। अब ये संतुलित हो चुका है। तो अब समझ में आया ना कि आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो चलिए इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों दूसरा इक्वेशन मैंने लिख लिया है कि सिल्वर नाइट्रेट है ना, सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाता है। देखिए तो इसमें भी आयनों का एक्सचेंज हुआ है, लेकिन मैं इस बार आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना, नहीं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सिल्वर, ठीक है ना, जो सिल्वर है वो क्लोरीन के साथ चला गया है, तो यहाँ पे क्या बनाया है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। और जो सोडियम है वो नाइट्रेट के साथ जाके नाइट्रेट के साथ अदला बदली करके क्या बनाया है, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आया होगा। तो जैसे देखिए हमने जब संयोजन अभिक्रिया पढ़ा था तो उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा था, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब जब हम लोगों ने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा था तो उसके साथ साथ पढ़ा था हमने ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो उसी प्रकार जब द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है ना, तो उसके साथ साथ एक और अभिक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो चलिए अवक्षेपण अभिक्रिया के भी बारे में भी जान लेते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, इसके 2 समीकरण लिखिए इसके लिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों अब पढ़ेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। तो जो अवक्षेपण अभिक्रिया है ना, तो ये एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद, ठीक है ना, उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का निर्माण होती है या होता है, ठीक है ना, अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना। इसको आप ये कर दीजिए, होता ही सही रहेगा, ठीक है ना। तो अवक्षेप का भी निर्माण होता है, मतलब कि अगर आपसे कोई पूछे कि अवक्षेपण अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो अवक्षेपण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया कहेंगे जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ अवक्षेप का भी निर्माण हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट और जब सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के
साथ रिएक्शन करेगा ना, तो जब यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना। तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे सॉलिड अवक्षेप बनेगा। अवक्षेप के लिए हम लोग ऐसे, सॉलिड के लिए नीचे ऐसे दिखाते हैं एरो, ठीक है ना। जैसे हम लोग ऊष्मा के लिए ऊपर ऐसे दिखाते हैं गैस के लिए, तो सॉलिड अवक्षेप के लिए हम लोग ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो सॉलिड अवक्षेप की हमें प्राप्ति होगी अवक्षेपण अभिक्रिया में। तो ये एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछे, ये एक वीवीआई क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जा सकता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया को परिभाषित करें और इसके लिए एक समीकरण लिखें, ठीक है ना। तो आपको जस्ट इतना लिख देना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, ठीक है ना, अवक्षेप का भी निर्माण होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है ना। और ये वाला आपको, ठीक है ना, याद कर लेना है। तो ये आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में भी काम आ जाएगा समीकरण, और अवक्षेपण अभिक्रिया में भी ये समीकरण आपको काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास बचता है हमारा लास्ट अभिक्रिया, उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है ना। तो चलिए उसको भी पढ़ेंगे अब हम लोग। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे थोड़ी देर में। तो हमारा लास्ट अभिक्रिया आता है उपचयन, अपचयन या रेडॉक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग उपचयन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का योग होता है, कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है या हाइड्रोजन का ह्रास, यानी मतलब ऑक्सीजन जुट जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, ठीक है ना। ऑक्सीजन जुट जाए या हाइड्रोजन कम हो जाए, तो वैसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। नाम से ही पता चला है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे कि इधर ये Mg है, ठीक है ना, और ये इधर अभिक्रिया करके बनाया MgO। तो ये इधर Mg था खाली, इसमें MgO जुड़, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी कि जो मैग्नीशियम है, ठीक है, तो यहाँ पे Mg का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि Mg का उपचयन हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो या हाइड्रोजन का ह्रास हो, उसे हम लोग कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। जैसे कि आपने एग्जाम्पल में भी देख ही लिया है। तो दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन सिंगल है, लेकिन इधर आके इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे कार्बन का उपचयन हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है। तो अब चलिए आपको उपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया कि हाँ भाई, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुट जाएगा या हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। तो अब इसका जो दूसरा वाला है कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, ठीक है ना, अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो चलिए अब उसको भी पढ़ लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया, तो जो अपचयन अभिक्रिया है ना, वो उपचयन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा है। उसमें क्या होता था कि ऑक्सीजन जुड़ता था या हाइड्रोजन घट जाता था, लेकिन यहाँ पे होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, मतलब हाइड्रोजन जुटेगा या ऑक्सीजन का ह्रास हो या ऑक्सीजन घटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन में हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन इधर सिंगल है, इधर आया तो इसमें हाइड्रोजन जुट गया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं ना कि यहाँ पे क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है, हम लोग कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या हो जाएगा कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो या ऑक्सीजन का ह्रास हो, उसको हम लोग अपचयन अभिक्रिया बोलेंगे। तो एग्जाम्पल है H2 + O2 मैक्स 2HCl, यानी कि यहाँ पे देखिए Cl2 क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। अब लास्ट हमारा बच जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए उसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लास्ट अभिक्रिया बच जा रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जो रेडॉक्स अभिक्रिया होता है ना, जब हम अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है ना, जब उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है, ठीक है ना, एक ही साथ दोनों अभिक्रिया हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, मैंने एग्जाम्पल अभी लिखा नहीं है, ठीक है ना। तो फाइनली यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है कॉपर प्लस जल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये है कॉपर ऑक्साइड, अब इधर अभिक्रिया के बाद ये हो गया है कॉपर, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन घट गया है। ऑक्सीजन घट गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अपचयन अभिक्रिया है,
अपचयन, ठीक है ना। अब देखिए ये है हाइड्रोजन, इधर अभिक्रिया के बाद बन गया है H2O, ठीक है। ये H2 है, इसमें ऑक्सीजन इस बार जुट गया है, ठीक है ना। इसमें हट गया था तो ये अपचयन हो गया था, लेकिन इसमें जुट गया है तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन, ठीक है ना। इसीलिए मैंने कहा था कि जब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आया कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होंगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलेंगे। और इस चैप्टर के अब बस लास्ट के 2 टॉपिक बच गए हैं, ठीक है ना, विकृत गंधिता और संक्षारण, जो कि उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव होते हैं। तो चलिए उन दोनों को भी डिस्कस कर ही लेते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 5 मिनट में डिस्कस हो जाएगा, ठीक है ना। चलो डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आपके लास्ट के कुछ टॉपिक्स बच गए हैं। तो उपचयन अभिक्रिया है ना, तो उसके कुछ प्रभाव होते हैं, ठीक है। कौन कौन से प्रभाव होते हैं, एक होता है आपका संक्षारण। तो जब कोई धातु आर्द्रवायु, नमी, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में लंबे समय से होता है तो वह वस्तु या धातु संक्षारित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब कोई धातु से बनी चीज लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहता है ना, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके है ना संक्षारित होने लगता है, उसकी क्षति होने लगती है, उसमें मतलब कि जंग वंग लगने, जैसे लोहा में जंग लगने लगता है। तो वही उदाहरण में मैंने लिखा है कि लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, ठीक है ना। तीसरा है तांबे पर भूरी पर चढ़ना, ठीक है ना। तो संक्षारण वह प्रक्रिया है जब कोई धातु आर्द्रवायु, नमी, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में लंबे समय से होता है तो वह वस्तु या धातु संक्षारित होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग संक्षारण कहते हैं, ठीक है ना। तो उदाहरण है, 1 नंबर है लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, कॉपी लिया यार, ठीक है ना। 1 नंबर है लोहे पर जंग लगना, दूसरा है चांदी का काला होना, तीसरा है तांबे पर भूरी परत चढ़ना, ठीक है, तांबे पर भूरी परत चढ़ना। अब देखिए लास्ट हमारा टॉपिक बच गया है एक विकृत गंधिता, ठीक है ना। क्या बच गया है, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता वसा और तैलीय खाद्य पदार्थ जब लंबे समय तक वायु के संपर्क में रहते हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया कर उपचयित होने लगते हैं, ठीक है ना। मतलब मैंने बताया ना कि उपचयन का प्रभाव है तो उपचयित होगा ना, तो लंबे समय तक वायु से क्रिया कर, ऑक्सीजन से क्रिया कर उपचयित होने लगते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं विकृत गंधिता, ठीक है ना। तो जब हम लोग मतलब कि खाने की चीज़ों को, तैलीय या वसा युक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक छोड़ देंगे ना, तो कहते हैं ना, हाँ ये तो बस ये आ गया है, खराब हो गया है, खाने लायक नहीं है, इसके गंध और स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, कहते हैं ना कि हाँ ये बसिया हो गया है, ठीक है ना। तो उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। और ये क्यों होता है, ऑक्सीजन के संयोग के कारण होता है, ठीक है ना। उसमें ऑक्सीजन के संयोग करके उसका मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है, तो इससे वो खराब हो जाता है। तो देखिए इसी के साथ हमारा लास्ट टॉपिक भी खत्म होता है। तो हाँ, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद, ठीक है ना, तो ये हमारा वीडियो बनके समाप्त हो चुका है। और ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा पता है, मुझे यकीन है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बस वीडियो को क्या करना कि लाइक कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि चैप्टर 2, 3, 4 और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के भी आपको वीडियोस इस चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है ना। और दोस्तों को भी शेयर करना। और आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए, मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है ना। आपको किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।